बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीरभूम में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया है। ईवीएम मशीन खराब होने का आरोप लग रहा है और पथराव में कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आपको बता दें, आज बंगाल के 16 जिलों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बीरभूम की। और न्यूज 18 संवाददाता कमलिका सेन गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलिका, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या मामला शांत हो पाया है? देखिए, जगह पे जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके खिलाफ एक कुछ लोग जो है जैसे बीजेपी बता रहे हैं कि बहुत जगह तृणमूल ने ये किया है, पर यहाँ पे जैसे बांकुड़ा में भी घेराव हुआ है। तो ये घटना जो है वो बीरभूम से है, तो वहाँ पे ऐसा पथराव हुआ है जो कि आज कई जगह पे हुआ है। तो ये काफी चिंता, मुर्शिदाबाद में हुआ है, अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी जो है उसके ऊपर हमला हुआ है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे इस तरीके से अटैक हुआ है। तो ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना है। अब क्या किसी के घायल होने की भी जानकारी है? जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया कि इस वजह से ये मामला इतना भड़क उठा? देखिए, अभी तक इसका क्लैरिटी नहीं मिल पाया, पर जी जरूर इसके ऊपर तफ्तीश चल रही है और काफी वहाँ पे फोर्स तैनात किया गया। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी वोटिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में झड़प हो गई है। हुमायूं कबीर का टीएमसी समर्थकों पर बमबारी का आरोप है। हंगामा कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हुमायूं कबीर के खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें किस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है और गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और अब आपको बंगाल चुनाव में वोटिंग की जानकारी भी दे देते हैं। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 89.93% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में मतदान चल रहे हैं। वहां की जो मतदान औसत बताया जा रहा है वो 82.24% है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग इस बार दर्ज की गई है। फर्स्ट फेज की वोटिंग शाम 5 बजे तक 89.93% वोट डाले गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 82.24% मतदान हुआ है। तो एक तरफ पहले चरण की वोटिंग, तो दूसरी ओर दूसरे चरण की तैयारी। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में पीएम मोदी ने रैली की है और इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कमल खिलना तय है। 4 मई को झालमुड़ी के साथ मिठाई बटेगी। पीएम ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी। बंगाल से भय जा रहा है, भरोसा आ रहा है। 4 मई को बंगाल में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बंगाल चुनाव पर कहा कि बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी
150, 160, 170, एक आपका जो अंदर का आंकड़ा है वो बताएं। नहीं, अंदर के आंकड़े नहीं, अब तो जनता वोट कर रही है। अब सारे आंकड़े शाम तक तो कुछ आपके पास भी आ जाएंगे और अगला फेज में मैं मानता हूं कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है कि हम अपने बहुमत से कई बड़े अंक आगे रहेंगे। देखिए सर, बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। जहां राहुल गांधी ने कहा कि सीएम ममता ने बंगाल को पोलराइज किया है, सीएम ममता की वजह से बीजेपी को मौका मिला है। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा कर रही है। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी चुनाव के बीच बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। लखीसराय में ललन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ममता सरकार पर हमला बोला और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है और इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। देखा होगा कि आज तक बंगाल में जितने लोग भ्रष्टाचार में मंत्री पदाधिकारी पकड़ाए देश में कहीं इस तरह का नहीं है। तो वहां कंप्लीट भ्रष्टाचार का राज है, अराजक स्थिति है। इसलिए बंगाल की जनता इस बार मन बनाई हुई है सत्ता परिवर्तन। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जैक ने जारी किया है मैट्रिक का रिजल्ट। 4,02,178 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 4,22,109 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें फर्स्ट डिवीजन यानी कि प्रथम श्रेणी में 2,26,957 छात्र पास हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में 1,60,673 छात्र पास हुए हैं, तो वहीं तृतीय श्रेणी में 14,548 छात्र पास हुए हैं। मैट्रिक रिजल्ट का कुल रिजल्ट जो है वो 95.27% रहा है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है। आधिकारिक रूप से आज माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इसे डिजी लॉकर में भी अपलोड कर दिया गया है, जहां से छात्र अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रोल नंबर इत्यादि भर के। तो बड़ी सुगमता से बच्चे अपने परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम अन्य वर्षों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है। विगत वर्ष जो हम लोगों का परीक्षा परिणाम जो उत्तीर्णता प्रतिशत था 91.8%, वो अब बढ़कर 95.27% हो गया है। क्वालिटेटिव रिजल्ट भी पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है और यहाँ के लगभग 53% बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जैक की मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और जोहार। जो विद्यार्थी अपनी आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर सके, वे निराश ना हो और बेहतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहें। झारखंड सरकार आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की प्रक्रिया सुबह 4:30 बजे से ही शुरू हो गई थी। वहीं सबसे पहले माता लक्ष्मी को परंपरा अनुसार उनके मंदिर में विराजमान किया गया। कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बद्री विशाल का दर्शन पूजन किया और देश और प्रदेश वासियों की सुख शांति की कामना की। सीएम धामी ने कहा, सरकार का पूरा फोकस सुरक्षित सुगम 4 धाम यात्रा पर है। नोएडा हिंसा की एसआईटी जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है।
इस जांच टीम में 10 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसआईटी टीम को एडीसीपी स्तर के अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। एसआईटी की टीम पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेगी। 13 अप्रैल को आपको बता दें हिंसक प्रदर्शन हुआ था। नोएडा में 83 जगहों पर यह प्रदर्शन किया गया था, जिसमें अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब एसआईटी की टीम आगे इसकी जांच करने वाली है। और अब बिहार की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे बीजेपी कार्यालय। पार्टी के प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया। अटल सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इसमें मौजूद रहे। संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया सहित कई नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें आपको उस कार्यक्रम की दिखा रहे हैं जब सम्राट चौधरी अटल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वहीं निशांत कुमार भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। निशांत पार्टी दफ्तर पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि पार्टी दफ्तर आना उन्हें कितनी खुशी दे रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के विकास कार्यों को नई सरकार आगे बढ़ाएगी, ये भी पूरी उम्मीद है। निशांत कुमार से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। निशांत जी, लगातार पार्टी दफ्तर आ रहे, कैसा माहौल लग रहा है? हाँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, सबसे बातचीत हो रही है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करें हम लोग विचार कर रहे हैं। कल आपने अंदर एक संबोधित किया जिसमें अपने पिताजी के कार्यों को बताया, पहले के भी कार्यों को बताया, कितना अंतर देखते हैं? जी, पिताजी ने जो विकास किया है 20 साल में, मेरी कोशिश रहेगी वो काम जारी रहे और जो उनके अधूरे सपने हैं जैसे 7 निश्चय 3 जो अभी चल रहा है तो वो पूरा हो, ये मेरा उद्देश्य है। नई सरकार से क्या उम्मीद है सर, क्या चाहते हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि नई सरकार भी अच्छा विकास करे, पिताजी की तरह से पूरा मेरा समर्थन है और विश्वास भी है। ठीक, यात्रा की तैयारी हो गई? जी, यात्रा की तैयारी चल रही है अभी 3 तारीख से। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे निशांत कुमार जो जेडीयू दफ्तर में एक बार फिर से पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि नई सरकार से उन्हें काफी उम्मीद है और अपने पिताजी के कार्यों को ही आगे ले जाकर वो यात्रा में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज। श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया है और कल का दिन उनके लिए भी बेहद अहम है, जब सदन में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में एनडीए को बहुमत साबित करना है। पहली बार श्रवण कुमार उस कुर्सी पर बैठेंगे जहां पहले नीतीश कुमार बैठते थे। उस वक्त नीतीश कुमार की कितनी कमी खलेगी, इस मुद्दे पर न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने श्रवण कुमार से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। 2005 के बाद नीतीश कुमार हमेशा नेता विधायक दल चुने गए और उन्होंने पिछले 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहकर जेडीयू काफी आगे बढ़ाया। अब नेता विधायक दल जेडीयू के श्रवण कुमार चुने गए जो जेडीयू के बेहद वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी। श्रवण जी, एक बड़ी जिम्मेदारी, जिस कुर्सी पर अब तक नीतीश कुमार बैठते थे वो जिम्मेदारी अब आपको मिली है। जो भरोसा हम लोगों के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर किया है, उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे और जो उनका मिशन है, जो उनका सोच है, जो जिस सोच के लिए पूरे देश और दुनिया में मशहूर हैं हमारे नेता, बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए उनका संकल्प है, तो निश्चित रूप से उनके संकल्प को पूरा करने में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां रक्सौल में एसएसबी और सामाजिक संस्था की तत्परता से एक हिंदू नाबालिग लड़की की तस्करी होने से बच गई। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि वो लड़की की तस्करी करने वाला था। एसएसबी को जानकारी मिली थी कि भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल के पास एक ऑटो रिक्शा में एक युवक एक नाबालिग हिंदू लड़की को नेपाल ले जा रहा था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जानकारी मिली
कि साहिल अंसारी हरसिद्धि का रहने वाला है और एक हिंदू लड़की को नेपाल ले जा रहा था। एसएसबी ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को हिरासत में लिया है और दोनों से जब पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि मुस्लिम युवक साहिल अंसारी ने नाबालिग हिंदू लड़की को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया और उसे शादी का झांसा दिया और घर से भगाया। बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बताते हैं, जहां अंबा थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाया है और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त घर के मालिक अपने परिवार के साथ पटना गई हुई थी। लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा और अन्य कमरे के ताले जो हैं वो टूटे हुए थे। घर का सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने घर से करीब 90 लाख रुपए के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही अंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी जंग की, जहां हॉर्मुज पर ट्रंप की सख्ती बेअसर नजर आ रही है। नाके के बावजूद हॉर्मुज से ईरान ने बड़ी कमाई कर ली है। हॉर्मुज पर टोल से ईरान ने पहली कमाई की और ईरान ने ये कमाई सेंट्रल बैंक के खाते में जमा कर दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की जो सख्ती थी वो अब बेअसर दिख रही है, इसलिए क्योंकि हॉर्मुज पर टोल से ईरान ने पहली कमाई की है और ईरान ने यह कमाई सेंट्रल बैंक के खाते में जमा कर दी है। अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंटागन ने अंदाजा जताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। पेंटागन ने ये जानकारी अमेरिकी सांसदों को एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग में दी है। अब ट्रंप की इस जंग को लेकर अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका में ईरान के खिलाफ चल रही इस जंग की लागत, रणनीति और अमेरिका के असली मकसद को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन 2 तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तनाव का जो माहौल है वो कैसे गर्माता जा रहा है। यह अमेरिका के उस एक्शन का ईरान का जवाबी हमला था जो पिछले दिनों दिखा था, जब अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप पर पूरी मिलिट्री झोंक दी और कमांडो के जरिए उन्हें कब्जे में लिया। अब ईरान ने भी उसी तर्ज पर 2 जहाजों को जब्त किया है। हालांकि इन जहाजों का अमेरिका से कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी इसे एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। 23 अप्रैल को लगातार दूसरे सेशन में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें निफ्टी 24,200 के नीचे रहा। सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 205 अंक गिरकर 24,173.05 पर बंद हुआ, यानी कि लगभग 1688 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। 2409 शेयरों में गिरावट आई है और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है। घरेलू सराफा बाजार में गुरुवार 23 अप्रैल को सोना चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आज देश में 24 कैरेट सोना 750 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 1,52,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। तो चांदी का भाव 4600 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 2,45,180 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेची जा रही है।